गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा समाज एवं पर्यावरण में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है पर्यावरण के घटक या तत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पर्यावरण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर पर्यावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो चैप्टर का नाम है पर्यावरण के तत्व, इसका अर्थ होता है कि पर्यावरण कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब आइए बच्चों जानते हैं कि एक पर्यावरण क्या होता है तथा इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। तो जैसे हम जिन लोग जानते हैं कि पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का संचार करता है। पृथ्वी पर जीवन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण मौजूद है। इसी प्रकार अगर देखा जाए मून पर या मंगल ग्रह पर, वहाँ पर्यावरण नहीं है, इसलिए वहाँ मानव जीवन संभव नहीं हो सकता है। हमारी पृथ्वी स्थल, जल, वनस्पति, जीव जंतु, वायुमंडल का एक समन्वय है। ठीक, तो बच्चों हमारे पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है? पर्यावरण के द्वारा ही। अब आइए पर्यावरण के शाब्दिक अर्थ से हम लोग निकालते हैं। तो पर्यावरण का दो शब्दों से मिलकर बनना है, जो है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। तो बच्चों हमारे चारों ओर वायु का घेरा है, इस वायु के घेरे को ही हम पर्यावरण कहते हैं। अतः पर्यावरण हमारे आसपास पाए जाने वाले प्रभावकारी तत्वों के घेरों को कहा जाता है। पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में वायु, जल, भोजन, अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण के इन तत्वों के समूह पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पर्यावरण के जो तत्व है, इन पर पड़ने वाले जो प्रभाव होता है उसको कहते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी विज्ञान किसे कहते हैं, इसमें अंतर समझ में आ गया। पर्यावरण में जो भी तत्व पाए जाते हैं उसका जो पड़ने वाला प्रभाव है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। अब पर्यावरण को दो घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक हैं? पर्यावरण के दो घटक है, एक है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। अब देखिए भौतिक पर्यावरण को पर्यावरण के 4 मंडलों में बांटा गया है। तो बेटा, भौतिक पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक पर्यावरण 4 प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग है। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करें। जिसमें पहला है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल जैसे कि हमने बताया कि वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल की प्रकृति बहुत ही गतिशील है। तो वायुमंडल की प्रकृति कैसी है? गतिशील है। इसमें वायु, दाब, तापमान, पवन, वर्षा, आर्द्रता वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं। तो वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? वायु, दाब, तापमान, वर्षा और आर्द्रता, ये सब तत्व इसके प्रमुख तत्व हैं। यही मिलकर क्या करते हैं? मौसम और जलवायु की रचना करते हैं। तो मौसम और जलवायु की रचना किस प्रकार होती है? वायुमंडल के द्वारा ही मौसम और जलवायु की रचना होती है। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि मौसम और जलवायु होता क्या है। तो दीर्घ अवधि के मौसम के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र में थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है वो होता है मौसम, लेकिन किसी लंबे समय के लिए किसी विशेष क्षेत्र का जो मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब इसके बाद देखिए कौन सा मंडल आता है। इसके बाद आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल जैसे कि हम चाहते हैं कि हम लोग किस मंडल पे रहते हैं? स्थल मंडल, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं उसी मंडल को कहते हैं स्थल मंडल। यह किससे बना होता है? यह शैल पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की परत है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहला बाह्य संरचना में सबसे पहला पार्ट क्या था? वो क्या कहलाया था? जो चट्टान जिस पे हम निवास करते हैं वो क्रस्ट कहलाता है। इसी प्रकार यह किससे निर्मित है? शैल पदार्थों से निर्मित है। यह पृथ्वी की परत है। जो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल या क्रस्ट एक ही है। यह हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। यह मनुष्य के रहने, भूमि, पेड़ पौधे उगाने के लिए मृदा प्रदान करती है। तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमें मिट्टी भी तो मिलती है, जो हमें क्या करती है? हमें भोजन या कृषि करने के लिए आवश्यक होती है। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी और बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ निवास करते हैं, जहाँ घर बनाते हैं, जहाँ खेती करते हैं, जहाँ सारे संसाधन प्राप्त करते हैं, मिट्टी प्राप्त करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? भूपटल के अंदर कहलाता है। अब उसके बाद आता है बच्चों जलमंडल। जलमंडल क्या है? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जल का तात्पर्य है जल से परिपूर्ण स्थान। इस परिमंडल में
क्या क्या आता है, महासागर, नदी, झीलें, खाड़ियाँ सम्मिलित हैं। तो जलमंडल में क्या क्या आएगा, हमारी नदी, झील, महासागर, तालाब, ये सब जितने भी जल के जितने भी स्रोत हमको प्राप्त होते हैं, ये सब जलमंडल के अंदर आते हैं। पृथ्वी का धरातल जो है वो उसके 71% भाग में जल का विस्तार है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह या जलीय ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसी कारण इसको जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं। अब आइए बच्चों जानते हैं कि जो हमारे महासागर हैं, नदी है, झील है, ये सब मनुष्य के लिए कितने इम्पॉर्टेंट है या उसका हमारे जीवन के लिए क्या उपयोग है। तो बच्चों पहले इसमें जानते हैं कि किस महासागर में कौन कौन से महासागर हैं। एक है प्रशांत, एक है अंध, एक है हिंद महासागर, एक है आर्कटिक महासागर। ठीक बच्चों, ये महासागर के नाम है। अब आइए जानते हैं महासागर का मानव जीवन में क्या उपयोग है। तो महासागर का जल वाष्प बनकर पृथ्वी के पर वर्षा करता है। तो महासागर जो है वो क्या किस लिए हमारे लिए लाभदायक है, वर्षा करने के लिए लाभदायक है। क्या होता है, महासागर के जल में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये जल भाप बनकर ऊपर बादल बन जाता है और फिर यही बादल ठंडा होकर किसी पेड़ पौधे या पहाड़ से टकराकर क्या करता है, पृथ्वी पर वर्षा कर देता है। तो महासागर पृथ्वी पर वर्षा करने के लिए उपयोग में आते हैं, जिससे स्वच्छ नदी, जल, झील आदि प्राप्त होते हैं। या जल कपड़ा धोने, पीने, सिंचाई के लिए उपयोग होता है। महासागर का महत्व नौ संचालन के लिए किया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक है। आजकल हम लोग जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात होता है वो जलमार्ग के द्वारा होता है, जिसमें महासागर जो है वो जलयान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। महासागर और सागर का जल खारा होने के कारण घरेलू उपयोग में नहीं होता है। महासागर और सागर का जल कैसा होता है, खारा होता है, जो कि पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तटीय भागों में जल का जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है। महासागर में हमें मछली, अन्न उत्पाद आदि भोजन पाए जाते हैं। महासागर के अवसादी बेसिन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो बेटा महासागरों में और क्या क्या जो बहुमूल्य चीज़ है, वहाँ पर गैस के भंडार और पेट्रोलियम आदि के भी प्रमुख केंद्र महासागरों में ही पाए जाते हैं। इसलिए महासागर का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद आता है जैवमंडल। जैवमंडल क्या कहते हैं, इस मंडल को इकोस्फीयर भी कहते हैं। तो बच्चों जैवमंडल, इकोस्फीयर किसे कहते हैं, ये जैवमंडल को ही कहते हैं। यह बहुत ही संकीर्ण परिमंडल है। संकीर्ण मतलब छोटा स्थलमंडल वायुमंडल और जलमंडल को परस्पर मिलाने वाले सम्मिलित भाग को क्या कहेंगे, जैवमंडल कहेंगे। तो जैवमंडल में बेटा क्या क्या आएगा, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों को मिला दोगे तो वो जैवमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें समस्त जीवधारी प्राणी निवास करते हैं। इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है। अधिकांश जीवन स्थल महासागर के ऊपरी सतह पर केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक वायु प्राप्त होती है। महासागर की निचली सतह पर वायु का घनत्व कम होता है। अब मानवीय पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि प्रारंभ से मानव की आवश्यकता किसके द्वारा होती थी, प्रारंभ से ही मानव प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य को जो भी चाहिए था, उसको जो भी संसाधन प्राप्त होता था वो प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होता था। जैसे उसको रहने के लिए जंगलों में रहता था, वो भी प्रकृति से, भोजन के लिए फल खाता था, वो भी प्रकृति से प्राप्त होता था। फिर उसके बाद जब उसने धीरे धीरे अपनी सभ्यता का विकास किया, आगों की खोज की, तो भी उसने प्रकृति से ही कृषि की। मानव की आवश्यकता की वृद्धि होती गई, उसने खेती करना, पशुपालन आदि आरंभ किया। तो अब खेती किया, पशुपालन किया, तो ये सब भी तो हम प्रकृति से ही प्राप्त है ना। इसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट है मकान बनाकर एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, पहिए का आविष्कार कर दिया, जिससे यातायात की हो गया। आज हम अपने चारों ओर मानवीय पर्यावरण का एक विशाल जाल देख रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी जो भी वस्तु हम देख रहे हैं वो सब प्राकृतिक पर्यावरण से ही हमको प्राप्त होता है। लेकिन अब मानव जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि वो उसका एक सीमा से ज़्यादा उसका उपयोग कर रहा है, जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, जिस कारण पर्यावरण क्या है, इसका संतुलन बिगड़ गया है। अब आइए जानते हैं जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता का अर्थ प्राणी और पौधों की प्रजातियों की भिन्नता से है। जैसे कि कोई भी प्राणी है, उसकी जितनी विभिन्न जाति है, उस सभी का समूह आता है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के अंतर्गत। इसी प्रकार एक पेड़ है, पेड़ की जितनी भी किस्में या जितने भी प्रकार के जो इसी पेड़ की जितनी भी किस्में पाई जाती है, उन सभी किस्मों के समूह क्या कहते हैं, वो हर किस्म में या हर प्रकार एक पहले वाले प्रकार से भिन्न होते हैं और इन सभी का समूह आता है जैव विविधता के अंतर्गत आता है।
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी। धीरे धीरे जीवन की इस विविधता करोड़ों वर्ष में लग गए और अनेक पादप और प्राणी का विकास हुआ। पृथ्वी पर 3.5 मिलियन पादप प्रजाति और 11 मिलियन प्राणी प्रजाति है। तो बच्चों, जैव विविधता से क्या अर्थ है? प्राणी और पादप के विभिन्न प्रकार की जातियों का समूह ही जैव विविधता कहलाता है। पृथ्वी पर लगभग कितने मिलियन पादप प्रजाति पाई जाती है? 3.5 मिलियन पादप की प्रजाति, जिसमें पेड़ पौधों की अलग 11 मिलियन प्राणी की प्रजाति, यानी जंतुओं के प्राणी या मनुष्यों के प्राणी। ठीक है बेटा, इसके बाद आके देखते हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है हम जानते हैं। वायुमंडल, जल और मृदा के में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि या वांछित पदार्थों का अभाव जिसमें प्राणियों के लिए अनुपयोगी बन जाए, वे सब पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, वायु, जल और मृदा, ये सब हमारे इसमें जो भी ज़रूरी पदार्थ हैं या गैर ज़रूरी पदार्थ, उसकी अगर अधिकता हो जाती है या जो हमारे लिए उपयोगी है उस पदार्थ की कमी हो जाती है, तो वो प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि वो हमारे लिए अनुपयोगी बन जाता है। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब इसी वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल की मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें जो हम श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ऑक्सीजन के लिए श्वसन के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमको जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा हो गई है, तो फिर हमको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, तो फिर वो हमारे लिए अनुपयोगी हो गई ना। उसी प्रकार बाकी सब चीज़ें हैं, तो वो सब आती हैं प्रदूषण के अंतर्गत। जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अधिक उपयोग, ये होता किस वजह से है? जब हम प्राकृतिक संसाधन का अधिक उपयोग करते हैं, वनों को काट के उसका एकदम नाश कर देते हैं, नदियों के स्वच्छ जल में गंदे जल का बहाव कर देते हैं, उसमें दूषित पदार्थ मिला देते हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं जो होता है वो भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। वायुमंडल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है और कर्कश ध्वनि होती है। रासायनिक उर्वरक और कीटों का उपयोग भी पॉल्यूशन या प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण प्रदूषण निम्न कारणों से होते हैं, जिसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। अब पर्यावरण के संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम मनुष्य का जीवन यापन किस में संभव है? हमारे पर्यावरण के ही में ही संभव है। अब अगर यही दूषित रहेगा तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अब इसका संरक्षण हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जीवन अत्यधिक अच्छे से हो सके और आने वाले समय में लोग इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। अब मनुष्य का पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम जानते हैं कि सभ्यता का उदय काल से ही मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण से लगातार परिवर्तित हो रहा है। मतलब जब मानव सभ्यता का उदय हुआ था, यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक पर्यावरण में प्रतिदिन प्रत्येक टाइम पे परिवर्तन कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके विविध आर्थिक क्रियाकलापों ने पर्यावरण में स्थायी परिवर्तन कर दिए हैं। इन परिवर्तनों का जीवन और प्राकृतिक पर्यावरण पर दुष्प्रभाव हुआ है। पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आधारभूत व्यवस्था है। ये हमें जीने के लिए क्या क्या देते हैं? वायु, जल, भोजन प्रदान करते हैं। वायु, जल, भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? पर्यावरण से। पर्यावरण की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जैवमंडल जीवन का परिमंडल है। चारागाह, वन, खेती, भूमि हमें सब किससे प्राप्त होता है? पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, जिसका हम अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकें। जीवों की जातीय विषमता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। पर्यावरण हमें ईंधन, लकड़ी, खनिज, ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। हमें अपने पर्यावरण की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परिप्रस, आवरण। सेकंड को मार्क करिए। पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? दो होता है। एक है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है मानवीय पर्यावरण। स्थलमंडल की वो सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। जैवमंडल को क्या कहते हैं? इकोस्फीयर कहते हैं। अब इसके बाद रिक्त स्थान। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, भौतिक पर्यावरण और एक मानवीय पर्यावरण। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर घेरे की पतली वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। स्थलमंडल की बाहरी और सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल या क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वी को
कौन क्या कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद सही गलत का मार्क करिए। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी पीले रंग की दिखाई देती है। गलत, क्यों? नीले रंग की दिखाई देती है। जैवमंडल को इकोस्फीयर कहते हैं। सही। हमारे चारों ओर भौतिक और जैविक पर्यावरण कराता है। सही। स्तनमंडल की बाहरी सबसे ऊपरी परत भूपटल कहते हैं। सही। बच्चों एक्सरसाइज आप लोग फिल कर लीजिए कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है।